सुरेखा जी से तो अपनी खुशी थामे नहीं थम रही थी, और हो भी क्यों ना। नई बेहता बेटी सिमरन और दामाद मानवीर जी के घर आ रहे हैं। अपने पड़ोसन को चहकते हुए बता रही थी। बेटी घूमने थी तो थोड़ा सा रूट चेंज करके बीच में 2 दिन के लिए मायके भी रुकने आ रही थी। समझदार पति हो तो ऐसा जैसा मेरी बेटी को मिला है। तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही मायके आ गई थी। आखिर किस लड़की का मन नहीं होता है माता पिता को देखने का। माना कि सास थोड़ा तेज है, मगर उसका क्या। मानवीर ने कह दिया है तुम्हें, जब मम्मी पापा से मिलने का मन हो तो मुझे बता दिया करना। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल कर तुम्हें उनसे मिला लाया करूँगा। ऑफिस के टूर वगैरह लगते रहते हैं, तुम्हें भी साथ ले चलूँगा। फिर वहीं से मम्मी पापा से भी एक दिन के लिए मिलाना। सच कहूँ तो मुझे तो इस बात की कोई परवाह नहीं है कि समधा रानी जरा तेज है। अरे बहू हुआ करे तेज, उसकी सारी तेजाई ऐसी की तैसी। बड़ा जिद कर रहे हैं जो मेरी बेटी को एक से एक मॉडर्न ड्रेस लाकर देता है। मैंने कहा ना, तू तो निडर होकर पहना कर। कुछ वेलो तो कह देना, मेरा पति लाकर देता है तो मैं क्यों ना पहनूं। खाने पीने में भी सिमरन को ठीक से ना पूछती थी। उसकी सास ये भी ना सोचती कि नई बहू संकोच करेगी, कहीं भूखी ना रह जाए। सिमरन ने मानवीर को बताया कि इतना नाश्ते का सामान लाके रख देता है, कहता है कि तुम खाकर ही निकला करो अरे कमरे से, फिर किसी का काहे का डर। इतना पढ़ने में होशियार, इतनी अच्छी नौकरी, फिर भी मेरी बेटी ने तो अपने बस में रख रखा है। लो, गाड़ी का हॉर्न बजा। बेटा विवेक एयरपोर्ट से बिटिया दामाद को लेकर आ गए। मैं चलूँ अब, वो अपने पड़ोसन को बोली। बाउंड्री से लटक कर अपनी पड़ोसन से बात कर ना छोड़कर सुरेखा जी बेटी दामाद की आपनी से भागी। लोटे से जल उतारने के बाद उन्होंने किनारे डाला तो विवेक जो मोबाइल से सबकी पिक लेना चाह रहा था बोल उठा, मम्मी इतना बिजी हो, थोड़ा स्माइल करो, फोटो भी अच्छी आएगी। बोला, अरे धत, मैं सिर्फ फोटो के लिए क्यों दिखाए वाली स्माइल करूं। मेरा दिल तो वैसे भी खुशी के मारे बलियारो उछल रहा है। मेरा हीरे जैसा दामाद घर आया है। और सुन जरा विवेक, ये फोटो कहीं ना डालना, वरना समधन जी को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि दोनों यहाँ रुकते हुए जा रहे हैं। मानवीर जी ने झुककर पैर छुए तो हजारों आशीष और दुआएं का पिटारा खुल गया। वो अपनी दामाद को आशीर्वाद दिए। दामाद के पीछे पीछे घूमते उनकी आवत में कोई कोर कसर ना छोड़ी। और सुगंधा जी ढेरों सारे पकवान व्यंजन तो ढेर लगा रहे थे। बस अब सब लड़के के जाते समय कुछ साथ रख ना पाई। आखिर ससुराल वालों को पता थोड़ी था कि यह मायके रुकने ते हुए गई है, इसीलिए हर आने जाने वाले से बस दामाद का ही गुणगान करती थी। जितना बखान कर ले मगर मन न भरे उसका। आखिर जो इंसान अपनी पत्नी को खुश रखे, उसकी खुशी के लिए अपनी यानी कि तेज हृदय माँ से भेज जाए और दुनिया की परवाह ना करके अपनी पत्नी पर कोई आँच ना आने दे, ऐसा दामाद किस सास को प्रिय नहीं होगा। क्या कहते हैं जी, विवेक की शादी की बात पक्की हो गई है। सिमरन को बुला ले, महीना भर पहले से आ जाएगी तो मुझे भी सहारा रहेगा। सुरेखा जी अपने पति से कहा, कैसी बात कर रही हो तुम भी, अभी उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, शादी के कुछ दिन पहले आ जाएगी, अभी से कहना अच्छा लगेगा क्या। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं। उन्हें वैसे भी पता था कि सिमरन सिर्फ घूमने में बिजी रहेगी, कोई हेल्प ना करेगी। अपनी बेटी को भली बातें जानते थे, यहाँ भी लार में कोई जिम्मेदारी ना उठाती थी। वो बोले अपनी पत्नी से, ये भी कोई बात हुई, दोनों पति पत्नी काफ़ी है एक दूसरे को देखभाल करने के लिए। बार बार भाई की शादी पड़ेगी, मेरी बेटी तो आएगी। सुरेखा जी ने तुनक कर अपने पति से कहा, विवेक अभी कहाँ जा पाएगा, उसे 100 काम है, छुट्टी कहाँ है उसके पास। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दामाद जी से बात करूँगी, वो स्वयं छोड़ जाएंगे और सिमरन को छोड़ने माँ बहन जी आएंगे। सिमरन अकेली बहन है, भाई की शादी की हर रस्मों में जी भर का एंजॉय
कि नई भाभी वैशाली घर आ चुकी थी। सुबह हलवाइया नाश्ता बना रहा था। सुरेखा जी सबको नाश्ते के लिए पूछ पूछ कर खिला रही थी। उन्होंने सिमरन से कहा, जा भाभी नहा धोकर तैयार हो गई हो तो बाहर बुला ला, सबके पैर छू ले, फिर तो कल से सब यही सब जाएंगे। सिमरन कमरे में गई तो ऊंचे स्वर में बोली अपनी भाभी से, ये क्या भैया, भाभी को नाश्ता कहाँ से लाकर दे दिया? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। भाभी आपको तो सोचना चाहिए था, मम्मी कब से बुला रही है, कहीं अलग से बाजार से नहीं लाया? सिमरन, हलवाइया के पास से ही लाकर दिया है, देख तो रही है कितनी देरी हो गई है। वो बोला, तो क्या हुआ, शादी ब्याह के घर में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तो सब्र करना ही चाहिए था। वो बहन बोली। तब तक सुरेखा जी भीतर आ गई। विवेक को लगा कि मम्मी बोलेगी, कोई बात नहीं, बहू खा पी कर बाहर आना, मगर आते ही मम्मी जी का त्योरिया चढ़ गई कि बहू खा रही है। अरे इतना भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था तो हमसे कहती, ये अभी से ही विवेक से कहना शुरू कर दिया, और आगे से सब साथ जब नाश्ता बने तब करना। ये चुपके पति पत्नी अकेले कमरे में बैठकर खाए, ये अंदर से मैं ना देखूं। मम्मी जी दंतनाते हुए कमरे से निकल गई। आंखों में आंसू भरकर वैशाली अपने पति की ओर देख रही थी और रो रही थी। नाश्ता सामने ही रखा था, अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया था, वो भी रखा ही था। सिमरन भी जा चुकी थी। विवेक मम्मी के सामने कुछ बोलकर माहौल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी मम्मी के सामने नहीं बोला। सुरेखा जी ने फिर वैशाली को नाश्ता भी नहीं पूछा, जबकि पहले ही वो खा नहीं सकी थी। दोपहर का खाना बहुत देर से हुआ, तब तक वैशाली का पेट भूख से मरोड़ रहा था और आखिर उसको उल्टियाँ आने लगी। भूख के मारे ढेरों मेहमान खाकर जा रहे थे, मगर जिस बहू के आने की खुशी में ये उत्सव था वो ही अभी भूखी बैठी थी, वो अभी नहीं खाई थी। सुबह का तमाशा देखकर विवेक कुछ नहीं बोल रहा था कि फिर से तमाशा ना हो जाए। कहने सुनने में बड़ी छोटी सी बात है, मगर क्या यह बात इतनी ही छोटी थी, और कहती भी किसे? पिता बचपन से ही स्वर्ग से धर गए थे, माँ घर में अकेली छोटी बहन के साथ हो गई, मेहमान चले गए होंगे, वो मन ही मन सोच रही थी। माँ का शाम तक फोन आया, वैशाली बस फोन पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने समझाया, नई जगह है बेटी, खुश रहो, ज्यादा फोन करेगी तो कैसे नई दुनिया में बस रचेगी बसेगी। उसकी माँ बोली। वैशाली का ऑफिस शुरू हो गया, शादी के लिए भी ली गई छुट्टियां भी अब खत्म हो गई थी। सुरेखा भी कभी काम करने को तो कभी ऑफिस से लेट आने को किसी न किसी बात पे कलेश मचाए रहती थी, जबकि वैशाली अपनी ओर से भरसक प्रयास करती थी। सब कुछ अच्छा करने के लिए वो कोशिश करती थी। एक दिन सुरेखा जी की सहेली निगम आंटी ने पूछा कि तुम्हारी बहू तो नौकरी से लेकर घर सब की कितनी होशियार है, किसी के आने जाने पे भी कितनी अच्छे से आगत करती है, स्नेह से व्यवहार करती है, मगर कभी तुम खुश नहीं दिखती है। उसकी सहेली बोली, मैं भी जानती हूँ कितनी मुस्तैदी से नौकरी करती है, वैसे भी सब कुछ संभालती भी है, मगर क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ जो अपनी बहू की तारीफ करके उसके सिर पे चढ़ा लूँगी? उसे तो लगना चाहिए कि मुझे उसका कोई काम नहीं भाता। वो बोली, मुझसे डर कर रहे इतना नकेल कस कर रखती हूँ, वो अपनी सहेली से बोलती है। मिसेस निगर तो आश्चर्यचकित रह गई, जिसे ऐसी गृहबूनी मिली है उसे तो सिर्फ आंखों में बिठा के रखना चाहिए, और सुरेखा ऐसा व्यवहार कर रही है अपनी बहू के साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विवेक और वैशाली बंसकर कोशिश करते, मगर सुरेखा जी कभी खुश ना हुई। रोज ऑफिस से लौटने पर नया बखेरा तनाव उनका अवगत करता। एक दिन वैशाली बहुत गाउन पहनकर सोने जा ही रही थी, उसे याद आया उसने पानी नहीं रखा है। वो किचन से फ्रिज से पानी की बोतल निकालने चली गई। इतनी रात में तो मम्मी पापा कब से सो चुके होते हैं, मगर मम्मी जी किचन में लड्डू खा रही थी, शायद छुपकर। कोई बात नहीं, डायबिटीज है, कभी कभी तो मन होता है। मम्मी को देखकर प्यार से मुस्कुराई तो उन्होंने ना जाने क्या समझा और दहाड़ने लगी।
समझा देती हूँ, आज से नाइटी पहनकर अपने कमरे से बाहर ना देखो। आज के बाद ऐसी ड्रेस मेरे बेटे को बरगला से मंगाई होगी। थोड़ी स्टाइली थी, मगर क्या करूँ, विवेक बहुत प्यार से लाए थे। वैशाली कमरे से जाकर रोती रही। सुरेखा जी कमरे में सोने चली गई थी। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। वो कुछ भी नहीं बोला था। दीपावली का त्योहार आने वाला था। विवेक ने सुरेखा जी को बताया था कि वैशाली की मम्मी की तबीयत खराब है, उसे वहाँ लेकर जाना है। वो अपनी मम्मी से कहा था। सुरेखा जी ने कहा, त्योहार सिर पर है, अभी कहीं नहीं जाएगी। वो मना कर दी। मगर मम्मी, उनका और कोई नहीं है, थोड़े दिन उसकी माँ को उसकी आवश्यकता है, त्योहार से भरा उनका जीवन है। मगर सुरेखा जी एक ना सुनी, बड़बड़ाना जारी रखा। वो अपनी बेटे बहू को नहीं सुनी। विवेक ने कमरे में आकर वैशाली से कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा, और थोड़ी देर बाद दोनों अटैची लेकर कमरे से निकले। सुरेखा जी सिंहनी की तरह दहाड़ कर बोली, मेरे मना करने के बाद भी जाएगा? हाँ माँ, और मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले लिया है। मम्मी जब स्वस्थ हो जाएगी तभी आएंगे। वो अपनी मम्मी से बोलती है, हो सकता है दीपावली के बाद भी। मम्मी जी का स्वास्थ्य पहले जरूरी है, त्योहार बाद में। विवेक बोलता है, जैसे आपके दामाद को आपके सुख दुख की चिंता लगी रहती है, आपके एक बार कहने पे दौरा चला आता है, वैसे मेरा भी फर्ज है। फिर उनका कोई और सहारा भी नहीं है, पति भी नहीं है, बेटा भी छोटा है, छोटी बहन अभी छोटी है। विवेक तर्क संगत बात पे सुलेखा जी को अहम मेरे सिर के ऊपर निकल गई। बड़ा अपनी सास का पक्ष ले रहा है। कह देती हूँ, अगर आज बहू को लेकर बाहर निकला तो फिर वापस मत आना। मगर विवेक वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आज मजबूत इरादे के साथ घर की देहरी के बाहर कदम रख चुका था। शायद सुरेखा जी बहू और बेटे की आवश्यकता और खुशियाँ का वैसे भी ध्यान रखती जैसे बेटी और दामाद का रखती थी, तो परिवार टूटता ना। आज ना उसके पास बेटा है ना बहू, फिर दुनिया कहती फिरेगी बहू के साथ में रहना ही नहीं चाहती थी। कभी उनकी बेटी सिमरन को समझकर पूछ सकती थी, मेरे लिए तुम्हारा मन दूसरा रहता था, सास बनते ही क्यों बदल गई माँ? उसके बेटे भी पूछ सकती थी। विवेक और वैशाली जैसे बच्चे जिनके साथ उनका शेष जीवन खुशी खुशी बीतता, सुरेखा जी बहू के दबाने और अपनी सासपन दिखाने के चक्कर में घर को आज इस कायदे पर ला दिया। विवेक गहरे दुख और अफसोस के साथ यह सोचते हुए घर से निकल रहा है कि ये कैसे उलझन में डाल दिया तुम्हारी देरी नीति के माँ, काश तू समझ पाती। वो सोचा, ऐसी दोहरी नीतियाँ से रिश्ते टूटते ही जुड़ते नहीं है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।